नमस्कार बच्चों। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली नंबर 5.3 प्रश्नावली के 14 प्रश्न है वो हम हल कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम 15 नंबर प्रश्न से शुरू करते हैं। 15 नंबर प्रश्न में हमें दे रखा है निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपये, दूसरे दिन के लिए 250 रुपये, तीसरे दिन के लिए 300 रुपये इत्यादि। अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपये अधिक है। एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितनी राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य में 30 दिन का विलंब कर देता है। यहाँ पर हमें यह दे रखा है कि एक निश्चित तिथि निर्धारित कर दी, उससे अगर बाद में उस कार्य को किया जाएगा तो पहले दिन 200 रुपये लगेंगे, दूसरे दिन 250 रुपये लगेंगे, तीसरे दिन 300 रुपये लगेंगे। इसी प्रकार 4 दिन अगर लेट करेगा तो फिर 50 रुपये बढ़ते जाएंगे उस दिन के, वहाँ पे 350 रुपये हो जाएंगे। फिर एक दिन और लेट करेगा तो उस दिन का जुर्माना है वो 50 रुपये और अधिक होगा। तो इस प्रकार एक ठेकेदार 30 दिन उस कार्य में विलंब कर देता है तो उसे कुल कितना जुर्माना देना होगा। तो nवें दिन के जुर्माने को हम लिखेंगे an से। n है वो तो यहाँ पे हो गई दिनों की संख्या, 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन। और an का मतलब हो गया कि उस दिन जुर्माना कितना है। जैसे कि अगर n की जगह 1 लिखेंगे ये बन जाएगा a1, यानी कि पहले दिन जुर्माना। n की जगह 2 लिखेंगे ये बन जाएगा a2, यानी कि दूसरे दिन जुर्माना। तो सबसे पहले जब हम सॉल्यूशन लिखेंगे तो उसमें हम लिखेंगे कि हमें दे रखा है एक तो पहले दिन के लिए जुर्माना, पहले दिन के लिए जुर्माना, पहले दिन के लिए जुर्माना। और इसको हम लिखेंगे a1 से। तो a1 बराबर हमें दे रखा है 200 रुपये। फिर दूसरे दिन के लिए जुर्माना, दूसरे दिन के लिए जुर्माना, इसे हम लिखेंगे a2 से। और a2 हमें दे रखा है 250 रुपये। अब प्रत्येक अगले दिन 50 रुपये जुर्माना है वो बढ़ता जा रहा है, यानी कि समान रूप से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे समांतर श्रेणी होगी और समान रूप से जो जुर्माने की राशि बढ़ रही है उसे हम कहेंगे सार्वय अंतर। तो यहाँ पर सार्वय अंतर d बराबर हो जाएगा 50 रुपये। अब कितने दिन विलंब करता है, वो 30 दिन विलंब करता है, यानी कि हमें 30 दिन के जुर्मानों का जो योग है वो ज्ञात करना है। तो यहाँ पे n बराबर हमें दे दिया 30। अब हम लिखेंगे 30 दिन के जुर्माने का योग, 30 दिन के जुर्माने का योग, पहले दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, इस प्रकार से 30 दिन जो जुर्माना लगेगा उस सभी का हम योग करेंगे। योग को लिखा जाता है SN से। SN बराबर सूत्र होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n-1 और गुणा में d। अब यहाँ पर हमारे पास प्रथम पद a है, सार्वयंत्र d और पदों की संख्या n है। तो a, n और d का मान लिखेंगे। तो s n की जगह 30 बराबर n की जगह 30/2 ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा a। तो a की जगह पहले दिन का जुर्माना ये हमें दे रखा है 200 रुपये, प्लस ब्रैकेट में n की जगह दिनों की संख्या हमें दे रखी है 30, माइनस में 1 और गुणा में d, अंतर है वो हमें दे रखा है 50। आगे इसको हल करेंगे तो 30/2, 30 में 2 का भाग देंगे 15 बार। ब्रैकेट को हल करें तो 2 और 200 के बीच में गुणा का चिन्ह है, इनका गुणा करते हैं। 2 को 2 से गुणा करेंगे 4 और लास्ट में 2 शून्य, आगे चिन्ह प्लस का। 30 में से 1 घटाएंगे 29 और गुणा में है 50। अब 29 और 50 का पहले गुणा करेंगे। 15 ब्रैकेट के अंदर 400 प्लस 29 को 5 से गुणा करते हैं तो 29 पंजे होते हैं 145, लास्ट में एक शून्य, ये हो जाएंगे 1450। ब्रैकेट को हल करें 15 गुणा 1450 और 400 को जोड़ेंगे ये हो जाएंगे 1850। अब 1850 का 15 से गुणा करते हैं, 15 का 0 से गुणा करेंगे 0
15 पंजे 75, 80 लगेंगी 7, 15 अट्ठे 120, 120 और 7 127, 80 बचेंगी 12, 15 को 1 से गुणा 15, 15 और 12 हो जाएंगे 27, तो कुल जुर्माना हो जाएगा 27,750 रुपये। आगे 16 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है, किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई है। यदि प्रत्येक पुरस्कार अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है तो प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। एक विद्यालय के अंदर 7 पुरस्कार देने हैं, तो पुरस्कारों की संख्या यानी कि n का मान है वो तो हमें दे रखा है 7, और कुल राशि कितनी है 700 रुपये। इनके 7 पुरस्कार दिए जाएंगे, उन 7 पुरस्कारों की जो राशियों का योग होगा ना वो हमें दे रखा है कितना 700। इनकी अगर n पुरस्कार है, 7 पुरस्कार है, n का मान 7 है, तो इन 7 पुरस्कारों का योग यानी कि S7 है वो हमें दे रखा है कितना 700 रुपये। एक चीज़ हमें ये दे रखी है कि प्रत्येक पुरस्कार है वो अपने से ठीक पहले पुरस्कार से 20 रुपये कम है। इनकी पहला पुरस्कार है, उसके बाद में दूसरा पुरस्कार दिया जाएगा तो वो उससे 20 रुपये कम होगा। जैसे हम ये मान लें कि अगर पहला पुरस्कार 100 रुपये है, फिर दूसरा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम यानी कि 80 होगा, फिर तीसरा पुरस्कार इससे 20 रुपये कम यानी कि 60 होगा। इनकी जो आगे वाले पुरस्कार हैं वो 20-20 रुपये कम होते जाएंगे, यानी कि जो अंतर है वो -20 होगा। कम हो रहे हैं तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे सर्व अंतर डी है उसका मान हमें दे रखा है -20। प्रत्येक पुरस्कार का मान ज्ञात कीजिए। 7 पुरस्कार हैं, 7 पुरस्कारों का मान हमें ज्ञात करना है। हम ये मान के चलते हैं कि पहला पुरस्कार हमें नहीं दे रखा है तो वो ए मान लेते हैं। मानना पहला पुरस्कार ए है। अब यहाँ पे हमें पुरस्कारों का योग दे रखा है तो SN का सूत्र काम में लेते हैं। हम जानते हैं क्योंकि SN बराबर होता है n/2, 2a + n-1 गुणा d। अब यहाँ पे 7 पुरस्कार दे रखे हैं, n की जगह 7 लिखेंगे, तो SN की जगह 7, S7 बराबर n की जगह हम लिखेंगे 7 भाग में 2, ब्रैकेट के अंदर 2 गुणा a की जगह हमने पहला पुरस्कार a माना है, प्लस में n की जगह 7 - 1 गुणा d की जगह इसका मान लिखते हैं, ये हमारे पास है -20। अब आगे इसको हल करके ए का मान ज्ञात करेंगे। S7 7 पुरस्कारों का योग है वो हमें दे रखा है 700, बराबर में 7/2 ब्रैकेट को हल करें तो 2a प्लस छोटे ब्रैकेट को हल करें 7 में से 1 घटाएंगे 6 और गुणा में हमें दे रखा है -20। अब यहाँ पे 7/2 ये गुणा और भाग में दे रखे हैं हमें, तो इनको दूसरी तरफ लेके आ सकते हैं और उससे पहले हम चाहें तो ब्रैकेट को हल कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी तरीका अपनाएं, दोनों से हल हो जाएगा ये। तो 700 है, इसके गुणा में तो आ जाएगा 2 और भाग में आ जाएगा 7, क्योंकि 7 गुणा में ये भाग में आ गया और 2 भाग में ये गुणा में आ गया, बराबर में 2a। अब 6 और -20 इन दोनों के बीच में गुणा का चिन्ह है, इनको गुणा करते हैं। प्लस का माइनस से गुणा करेंगे माइनस, और 6 का 20 से गुणा करेंगे तो 6 का 2 से गुणा कर देते हैं, 6 2 12 और लास्ट में 0 -120। ऊपर 700 है और नीचे 7 है, 700 में 7 का भाग जा रहा है तो ये भाग चला जाएगा 100 बार। अब आगे इसको हल करेंगे तो 100 को 2 से गुणा करते हैं तो ये हो जाएंगे 200, बराबर में 2a - 120। 120 माइनस का है क्योंकि हमें a का मान ज्ञात करना है, a के रूप में समीकरण आ गई, तो माइनस के 120 हैं ये बाईं तरफ प्लस के हो जाएंगे, तो आगे 200 इसके प्लस में आ जाएंगे 120 और बराबर में बचेंगे 2a। 200 और 120 दोनों समान चिन्ह की संख्या जोड़ हो जाएगा, तो 200 और 120 हो जाएंगे 320, बराबर में 2a। हमें a का मान ज्ञात करना है, a के गुणा में 2 है, दूसरी तरफ भाग में आ जाएगा, तो 320 के भाग में आ जाएगा 2 और बराबर में a बचेगा। अब 320 है, इसको हम लिख सकते हैं 32 गुणा 10, 32 दाई 320 होते हैं, इसमें 2 का भाग देना है हमें, तो 32 के अंदर 2 का भाग चला जाएगा 16 बार, 16 को 10 से गुणा करेंगे 160, इनकी 320 में 2 का भाग है वो 160 बार चला जाएगा, बराबर में a, यानी कि a का मान है वो आ गया हमारे पास 160, यानी कि प्रथम पुरस्कार आ गया। तो अब हम बाकी के पुरस्कार हैं वो ज्ञात कर सकते हैं।
अतः प्रथम पुरस्कार ए बराबर है 160, दूसरा पुरस्कार जिसे हम लिखेंगे A2 से। अब आगे के पुरस्कार 20 रुपये कम होते जा रहे हैं, तो 160 में से 20 घटा देंगे, ये बचेंगे 140। इसी प्रकार तीसरा पुरस्कार A3, दूसरा पुरस्कार 140, इसमें से 20 रुपये कम है तो -20 कर देंगे, ये हो जाएगा 120। ठीक इसी प्रकार चौथा पुरस्कार वो हो जाएगा, तीसरे पुरस्कार में से 20 रुपये कम करेंगे, ये हो जाएंगे 100 रुपये। पांचवा पुरस्कार, तो चौथा पुरस्कार है 100 रुपये, उसमें से 20 रुपये कम करना है, ये हो जाएंगे 80 रुपये। छठा पुरस्कार, तो पांचवा पुरस्कार हमारे पास है 80 रुपये, इसमें से 20 रुपये कम कर देंगे, ये हमारे पास बचेंगे 60 रुपये। और सातवां पुरस्कार, ये छठे पुरस्कार से 20 रुपये कम है, तो छठा पुरस्कार है 60 रुपये, उसमें से 20 रुपये कम कर देंगे, तो 60 में से 20 घटाएंगे 40। इस प्रकार इन 7 पुरस्कारों को हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे 17 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है, एक स्कूल के विद्यार्थियों ने वायु प्रदूषण कम करने के लिए स्कूल के अंदर और बाहर पेड़ लगाने के बारे में सोचा। यह निर्णय लिया गया कि प्रत्येक कक्षा का प्रत्येक अनुभाग अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएगा। उदाहरणार्थ, कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, कक्षा 3 का एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा इत्यादि, और ऐसा कक्षा 12 तक के लिए चलता रहेगा। प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग हैं, इस स्कूल के विद्यार्थियों द्वारा लगाए गए कुल पेड़ों की संख्या कितनी होगी। तो यहाँ पे हमें यह दे रखा है कि एक स्कूल के विद्यार्थियों ने पेड़ लगाने का सोचा। अब प्रत्येक कक्षा के 3 अनुभाग दे रखे हैं, यानी कि 3 सेक्शन है A, B, C। अब कक्षा 1 का एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा, तो एक अनुभाग 1 पेड़ लगाएगा तो तीनों अनुभाग कुल 3 पेड़ लगा देंगे। ठीक उसी प्रकार कक्षा 2 का एक अनुभाग 2 पेड़ लगाएगा, तो दूसरा भी 2 लगाएगा और तीसरा भी 2 लगाएगा, यानी कि अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगाएंगे प्रत्येक अनुभाग। तो पहले तो हम ये निकाल लेते हैं कि पहली कक्षा कितने पेड़ लगा रही है, दूसरी कक्षा कितने पेड़ लगा रही है, तीसरी कक्षा कितने पेड़ लगा रही है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम कक्षा के या कक्षा 1 के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़, एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़। अब एक अनुभाग है वो 1 पेड़ लगाता है, तो कुल अनुभाग हमें दे रखे हैं 3 सेक्शन दे रखे हैं, तो 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़, तो एक अनुभाग जितने पेड़ लगाता है उसको 3 से गुणा कर देंगे, 1 को 3 से गुणा करेंगे तो कक्षा 1 द्वारा कुल 3 पेड़ लगाए गए। ठीक इसी प्रकार कक्षा 2 के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़, एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़, अब एक अनुभाग है वो 2 पेड़ लगाता है, तो कुल 3 अनुभाग है, तो 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़, 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़। अब एक अनुभाग 2 पेड़ लगाता है, तो 1 का देखे 3 का निकालना है, इसको 3 से गुणा हो जाएगा, 3 2 6 पेड़ लगाएंगे। ठीक इसी प्रकार कक्षा 3 के एक अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़, कक्षा 3 है, एक अनुभाग 3 पेड़ लगाएगा, कुल 3 अनुभाग है, तो 3 अनुभाग द्वारा लगाए गए पेड़ बराबर 1 का देखे 3 का निकालना है, तो 1 जितने पेड़ लगाता है उसको 3 से गुणा कर देंगे, ये पेड़ लगाते हैं टोटल 3 3 9। अब पहली कक्षा ने जो टोटल पेड़ लगाए उनको हम लिखेंगे A1 से, दूसरी कक्षा ने जो कुल पेड़ लगाए उनको हम लिखेंगे A2 से, और तीसरी कक्षा ने कुल जो पेड़ लगाए उनको हम लिखेंगे A3 से। अब यहाँ पे हम देखें, पहली कक्षा ने 3, दूसरी ने 6 और तीसरी ने 9 पेड़ लगाए हैं। प्रत्येक
का प्रत्येक अनुभाग है वो अपनी कक्षा की संख्या के बराबर पेड़ लगा रहा है और संख्याएं लगातार चल रही हैं, इसका मतलब इनसे जो श्रेणी बनेगी वो हमेशा एक समांतर श्रेणी होगी। तो हम लिख सकते हैं कि कक्षाओं द्वारा लगाए गए पेड़ों की एपी, कक्षाओं द्वारा, या सीधा लिख सकते हैं कि लगाए गए पेड़ों की एपी, लगाए गए पेड़ों की एपी। तो इनसे जो एपी बनेगी उसका पहला पद है वो हमें दे रखा है 3, दूसरा दे रखा है 6, तीसरा दे रखा है 9, इसी प्रकार ये आगे बढ़ता जाएगा। चौथी क्लास है तो उसके लिए आ जाएंगे 12, पांचवी क्लास है तो उसके लिए आ जाएंगे 15। अब यहाँ पे हमें एक तो दे रखा है प्रथम पद ए का मान, पहला पद है वो हमें दे रखा है 3, एक हम यहाँ से निकाल सकते हैं सार्वंतर, सार्वंतर डी बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 दूसरा पद है वो हमें दे रखा है 6 माइनस A1 पहला पद हमें दे रखा है 3, 6 में से 3 घटाएंगे ये बचेंगे 3। अब कुल कक्षाएं हमें 12 दे रखी हैं तो पदों की संख्या n बराबर हो जाएगी 12, इनकी 3, 6, 9 ये 12 संख्याओं तक लिखे जाएंगे, 12 पदों तक लिखे जाएंगे और इन सभी का हमें क्या करना है, योग ज्ञात करना है। योग ज्ञात करना है तो एस एन का सूत्र काम में लेंगे, क्योंकि एस एन बराबर n बट्टा 2 ब्रैकेट के अंदर 2a प्लस छोटे ब्रैकेट में n माइनस 1 गुणा डी। अब यहाँ पे हमारे पास जो ए एन डी के मान है वो मान लिख देंगे, तो एस एन की जगह 12 बराबर n की जगह 12 बट्टे 2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान 3 प्लस छोटे ब्रैकेट में n की जगह 12 माइनस 1 गुणा डी का मान हमारे पास है 3। पहले 12 में 2 का भाग देते हैं, 6 बार जाएगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे, 2 3 6 प्लस 12 में से 1 घटाएंगे 11 और गुणा में 3, पहले 11 और 3 के बीच में गुणा का चिन्ह है, इनका गुणा करते हैं तो 6 ब्रैकेट के अंदर 6 प्लस 11 का 3 से गुणा करेंगे, 11 3 33, अब 33 और 6 को जोड़ेंगे तो 6 गुणा 33 और 6 हो जाएंगे 39, 39 को 6 से गुणा करते हैं तो 9 छके 54, 80 लगेंगे 5, 6 3 18, 18 और 5 हो जाएंगे 23। तो इस प्रकार उस विद्यालय की 12 कक्षाओं द्वारा कुल 234 पेड़ लगाए जाएंगे। आगे 18 नंबर क्वेश्चन हमें दे रखा है केंद्र ए से प्रारंभ करते हुए बारी बारी से केंद्रों ए और बी को लेते हुए त्रिज्याओं 0.5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर वाले उत्तरोत्तर अर्धवृत्तों को खींचकर एक सर्पिल बनाया गया, जैसा कि हमें आकृति के अंदर दर्शाया गया है। 13 क्रमागत अर्धवृत्तों से बने इस सर्पिल की कुल लंबाई क्या है। पहले ए को केंद्र माना और यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेके एक अर्धवृत्त बना दिया। अब बी को केंद्र बनाया और 1 सेंटीमीटर की त्रिज्या ले ली अब, और यहाँ से एक अर्धवृत्त बना दिया। अब वापिस ए को केंद्र मान के और ए से और यहाँ तक की जो दूरी है इसको त्रिज्या लेके, ये टोटल त्रिज्या होगी 1.5 सेंटीमीटर। पहले ए से बी तक की दूरी 0.5 थी, फिर यहाँ से 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बनाया, तो क्योंकि वृत्त की त्रिज्या हमेशा समान रहती हैं तो यहाँ पे अगर इस बिंदु को हम सी नाम दें तो ए से बी तक की दूरी 0.5 है और ए से सी तक की दूरी 0.5 है, तो ये टोटल दूरी हमारे पास हो गई 1 सेंटीमीटर। फिर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या हमने ली, तो ये जो बी से और यहाँ पे बिंदु लें हम डी, तो बी से डी तक की दूरी है वो 1 सेंटीमीटर है और ए से बी तक की दूरी 0.5 है, तो ये टोटल त्रिज्या हो गई 1.5 सेंटीमीटर। यानी कि आगे का जो भी अर्धवृत्त बनाया जा रहा है उसकी त्रिज्या में 0.5 सेंटीमीटर की वृद्धि की जा रही है और त्रिज्या में समान रूप से वृद्धि की जा रही है। तो यहाँ से जब हम इस अर्धवृत्त की परिधि ज्ञात करेंगे तो उन अर्धवृत्तों की परिधियों की जो श्रेणी बनेगी वो हमेशा एक समांतर श्रेणी होगी। अर्धवृत्त की परिधि होती है पाई आर, तो यहाँ पे आर है वो केवल सिंगल डिजिट में स्क्वायर या क्यूब के रूप में नहीं है, और जब स्क्वायर या क्यूब के रूप में नहीं होते पाई इन सभी के अंदर आएगा। तो जिस रूप में त्रिज्या बढ़ेगी उसी रूप में उसकी लंबाई है वो बढ़ेगी। तो अगर त्रिज्याएं समान अनुपात में हैं तो उस अर्धवृत्तों की जो परिधि होगी वो भी समांतर श्रेणी में होगी।
हमें यहाँ पे टोटल 13 अर्धवृत्त दे रखे हैं, तो हम पहला अर्धवृत्त और दूसरा अर्धवृत्त है इनकी परिधि ज्ञात कर लेते हैं और दूसरे अर्धवृत्त की परिधि में से पहले अर्धवृत्त की परिधि घटा देंगे, वो इनके बीच का सार्वय अंतर d आ जाएगा और कुल वर्त हमें 13 दे रखे हैं, तो n का मान हो जाएगा 13। a, n और d इन तीनों का मान आ जाएगा, तो हम उन अर्धवृत्तों की जो टोटल लंबाई है उसको ज्ञात कर सकते हैं। तो सबसे पहले प्रथम अर्धवृत्त की त्रिज्या, प्रथम अर्धवृत्त की त्रिज्या जिसे हम लिखेंगे r1 से, और पहले अर्धवृत्त की त्रिज्या हमें दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर। तो प्रथम अर्धवृत्त की परिधि, अब वर्त की परिधि है वो होती है 2πr, अर्धवृत्त है वर्त आधा है तो परिधि भी आधी हो जाएगी, तो इसमें 2 का भाग लग जाएगा, 2 में 2 का भाग एक बार, तो अर्धवृत्त की परिधि होगी πr। पहला अर्धवृत्त है, इसकी परिधि को हम लिखेंगे a1 से या l1 से लिखते हैं, प्रथम पद को a से लिखते हैं तो a1 से लिख देंगे। a1 बराबर पाई त्रिज्या r1, पाई की जगह हम पाई रखते हैं एक बार, r1 ये हमें दे रखा है 0.5 सेंटीमीटर। ठीक इसी प्रकार हम ज्ञात करते हैं दूसरे अर्धवृत्त की परिधि, तो दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या, और दूसरे अर्धवृत्त की त्रिज्या को हम लिखेंगे r2 से और इसका मान हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब हम ज्ञात करते हैं इसकी परिधि, परिधि को हम लिखेंगे a2 से, दूसरा अर्धवृत्त है तो a2 लिख दिया, बराबर में पाई r2, त्रिज्या को r2 से लिखा है तो r की जगह r2 आ जाएगा, पाई की जगह पाई, गुणा में r2 का मान हमें दे रखा है 1 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ से निकालेंगे सार्वय अंतर d, सार्वय अंतर d बराबर ये होता है a2 माइनस a1, a2 का मान पाई को 1 से गुणा करेंगे, ये आ जाएगा 1 पाई, माइनस a1 ये हमें दे रखा है 0.5 पाई। अब यहाँ पे पाई है वो दोनों के अंदर समान रूप से दे रखा है, तो समांतर आ जाएगी पाई। अब यहाँ पे पहले पद में पाई का जो गुणांक है वो 1 दे रखा है और दूसरे पद में 0.5, एक में से 0.5 घटाएंगे ये बचेगा 0.5 पाई, और कुल अर्धवृत्त दे रखे हैं 13, तो n बराबर हमारे पास है 13। तो सर्पिल की कुल लंबाई, सर्पिल की कुल लंबाई यानी कि इन सभी अर्धवृत्तों की लंबाइयों को हमें क्या करना है, जोड़ना है, तो इन सभी का योग ज्ञात करेंगे। एस एन बराबर n बट्टा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 गुणा डी, ए एन डी का मान लिखेंगे, तो n का मान 13/2 ब्रैकेट में 2 गुणा a का मान 0.5 पाई प्लस n का मान 13 माइनस 1 गुणा d का मान हमारे पास है 0.5 पाई। आगे हल करेंगे तो 13/2, 2 को 0.5 पाई से गुणा करना है, तो पाई की जगह पाई, 2 को 0.5 से गुणा करेंगे तो एक बार पॉइंट को छोड़ देते हैं, 2 को 5 से गुणा करेंगे, 2 पंजे 10, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, ये बनेगा 1.0 यानी कि इसे लिख सकते हैं 1, तो 1 को पाई से गुणा करेंगे पाई आ जाएगा, प्लस में 13 माइनस 1, 13 में से 1 घटाएंगे 12 और गुणा में है 0.5 पाई, 12 को 0.5 से गुणा करेंगे तो 13/2 ब्रैकेट में पाई प्लस 12 को 0.5 से गुणा करना है तो एक बार पॉइंट को छोड़ के सीधा 12 को 5 से गुणा कर देते हैं, 12 पंजे 60, पॉइंट के बाद में एक अंक है तो एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा देंगे, यानी कि ये हो जाएंगे 6.0 यानी कि 6 और आगे दे रखा है पाई। आगे इसको हल करें तो 13/2, दोनों के अंदर चर राशि हमें पाई दे रखी है, दोनों समान चिन्ह के जोड़ देंगे, तो पाई के गुणांक जोड़ें तो 1 और 6 हो जाएंगे 7 पाई। अब यहाँ पर पाई का हम मान लिख देते हैं, 13/2 गुणा 7 गुणा पाई का मान होता है 22/7, 7 में 7 का भाग एक बार, 22 में 2 का भाग जा रहा है, ये चला जाएगा 11 बार। अब 11 को 13 से गुणा कर देते हैं तो ये आ जाएगा, 13 का 11 से गुणा करना है तो पहला अंक दे रखा है 3, अब दोनों को जोड़ देंगे, 3 और 1 4 और दूसरा अंक दे रखा है 1। तो इन सभी सर्पिलों की या ये जो सभी अर्धवृत्त दे रखे हैं इनसे जो सर्पिल बना है उस सर्पिल की कुल लंबाई है वो है 143 सेंटीमीटर।
आगे 19 नंबर प्रश्न हमें दे रखा है 200 लट्ठों को एक ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है। सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे। यानी कि जो सबसे नीचे वाली लाइन है उसके अंदर 20 लट्ठे रख दिए, फिर उससे ऊपर वाली लाइन में 19, फिर उससे ऊपर वाली में 18। अब इसके ऊपर जो अगली लाइन आएगी उसमें 17 लट्ठे रखे जाएंगे, यानी कि एक एक लट्ठा है वो कम रखा जा रहा है। तो यहाँ पे अंतराल है वो समान आ रहा है, तो यहाँ से समांतर श्रेणी बनेगी। ये 200 लट्ठे यानी कि जो कुल लट्ठे रखे जाते हैं, यानी कि इन सभी लट्ठों का जो योग है वो हमें दे रखा है 200, तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो दो चीजें ज्ञात करनी है, एक तो ये कि ये जो 200 लट्ठे हैं वो कितनी पंक्तियों में रखे जाएंगे, यानी कि ये पंक्तियां कितनी बनेंगी। पहली पंक्ति है इसको हम कह सकते हैं पहला पद, ठीक है, दूसरी पंक्ति दूसरा पद, तीसरी पंक्ति तीसरा पद। तो जितने पद आएंगे उतनी यहाँ पे पंक्तियां बनेंगी, और जितनी पंक्तियां बनेंगी उतनी पंक्तियों में 200 लट्ठों को रखा जाएगा। और एक चीज हमें ज्ञात करनी है, सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे, जो यानी कि जो अंतिम पद है वहां पे संख्या क्या आएगी। जैसे कि अगर 7 पंक्तियां बन रही हैं तो 7वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 7वीं पंक्ति का पद क्या है, वो चीज हमें ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे दे रखा है कि लट्ठों की श्रेणी, लट्ठों की श्रेणी, या इसे हम कह सकते हैं लट्ठों की समांतर श्रेणी। ये हमें दे रखी है 20, 19, 18, 17 और इसी प्रकार से ये आगे बढ़ रही है। इसका एक तो हम लिख सकते हैं प्रथम पद A1, और ये हमें दे रखा है 20। एक हम लिख सकते हैं यहाँ पे सार्वंतर, सार्वंतर D बराबर ये होता है A2 माइनस A1। A2 दूसरा पद है वो हमें दे रखा है 19, माइनस A1 पहला पद दे रखा है 18। विपरीत चिन्ह घटा देंगे तो 20 में से 19 घटाएंगे 1, बड़ी संख्या माइनस के तो माइनस के 1। अब हमें कुल लट्ठे 200 दे रखे हैं, यानी कि इन सभी लट्ठों का योग दे रखा है। तो योग एस एन बराबर हमें दे रखा है 200। एस एन का मान दे रखा है तो एस एन का सूत्र लिखेंगे। एस एन का सूत्र होता है एन बट्टे 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, और बराबर में है 200। एन का मान है वो तो हमें ज्ञात करना है, एन की जगह एन भाग में 2 ब्रैकेट में 2 गुणा ए का मान हमें दे रखा है 20 प्लस एन की जगह एन माइनस 1 गुणा डी का मान है माइनस 1, और बराबर में हमें दे रखा है 200। 2 है वो पूरे पद के भाग में, तो ये दूसरी तरफ गुणा में आ जाएगा, तो बाईं तरफ बचेगा एन। ब्रैकेट के अंदर पहले 2 का 20 से गुणा करते हैं, 20 तो ये हो जाएंगे 40। अब n माइनस 1 ब्रैकेट में और इसके बाहर गुणा में एक संख्या दे रखी है, तो इसका गुणा दोनों से अलग अलग करते हैं। माइनस 1 का प्लस n से गुणा करेंगे, विपरीत चिन्ह की संख्या चिन्ह माइनस आएगा, n का 1 से गुणा n। अब माइनस 1 का गुणा माइनस 1 से करेंगे तो दोनों संख्याएं समान चिन्ह की हैं, तो चिन्ह प्लस आ जाएगा। 1 का 1 से गुणा करेंगे 1, और बराबर में 200 है इसके गुणा में आ जाएगा 2। ब्रैकेट को हल करें तो n ब्रैकेट के अंदर है, संख्या देखें तो प्लस के 40 और प्लस का 1, तो 40 और 1 हो जाएंगे 41, और माइनस के हमें दे रखें n, और बराबर में 200 का 2 से गुणा करेंगे तो लास्ट में 2 शून्य, तो 2 शून्य आ जाएंगे, और 2 का 2 से गुणा 4। अब n का ब्रैकेट के अंदर गुणा करते हैं, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर दो संख्याएं माइनस में दे रखी हैं, तो पहले n का गुणा 41 से करेंगे, दोनों प्लस की संख्याएं तो चिन्ह प्लस आएगा, तो 41 का n से गुणा 41n। अब n का गुणा माइनस n से करेंगे, विपरीत चिन्ह की संख्या चिन्ह माइनस आ जाएगा। n का n से गुणा करेंगे तो 2 बार गुणा में आएगा तो n की 2 घात, और बराबर में 400। अब यहाँ पे n स्क्वायर है वो माइनस का है, तो इन सभी पदों को हम दाईं तरफ ले आते हैं, तो बाईं तरफ 0 बचेगा, दाईं तरफ हमें दे रखा है 400 प्लस के 41n है, ये हो जाएंगे माइनस के 41n, माइनस के n स्क्वायर ये हो जाएंगे प्लस के n स्क्वायर। अब इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं हम 400 माइनस 41n प्लस n स्क्वायर बराबर 0, यानी कि पूरे बाएं पक्ष को दाईं तरफ और दाएं पक्ष को बाईं तरफ लिखा जा सकता है। अब इसे व्यवस्थित रूप में लिखें तो 2 घात के पद को सबसे पहले लिखें,
तो n की घात 2, फिर एक घात का पद माइनस के 41n और फिर अचर पद प्लस के 400 बराबर में 0। अब ये हमारे पास n के रूप में एक द्विघात समीकरण आ गई। तो इस द्विघात समीकरण को हल करके n का मान ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले n की 2 घात का पद है उसका गुणांक 1, फिर n की 1 घात के पद का गुणांक -41 और अचर पद है वो हमें दे रखा है 400। पहली और तीसरी संख्या का गुणा करते हैं, इनका गुणा करेंगे, दोनों संख्या प्लस की हैं तो गुणा प्लस में आएगा। 400 का 1 से गुणा 400, गुणा प्लस में आ रहा है तो दोनों संख्याएं समान चिन्ह की होंगी, या तो दोनों माइनस की होंगी या फिर दोनों प्लस की होंगी। बीच की संख्या है वो माइनस की दे रखी है तो यहाँ पे जो दोनों संख्याएं आएंगी वो माइनस की आएंगी। दोनों संख्याएं समान चिन्ह के अंदर हम जोड़ का देखते हैं। दो संख्याएं ऐसी लेंगे जिनको जोड़ने पर 41 आ जाए और गुणा करने पर 400 आ जाए। तो दो छोटी संख्या लेके देखते हैं, जैसे कि हम 40 और 1 ले लें। 40 में 1 जोड़ेंगे 41 आ जाएंगे माइनस के, और 40 को 1 से गुणा करते हैं 40 आते हैं। उत्तर कम रह रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि अन्य संख्या लेके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर 30 ले लें पहली संख्या, तो 30 में फिर 11 जोड़ने पर 41 आते हैं। 11 का 30 से गुणा करेंगे, 11 तिये 33, ये आएंगे 330। उत्तर फिर भी छोटे रह रहे हैं तो अन्य संख्या लेके देखते हैं। जैसे कि अगर हम 30 की जगह यहाँ पे ले लें 25, तो 5 कम किए तो नीचे 5 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे फिर हम लेंगे 16। 25 और 16 41 हो जाएंगे। गुणा करके देखते हैं, 16 पंजे 80, बचेंगे 8, 16 दुए 32, 32 और 8 हो जाएंगे 40, यानी कि इनका गुणा 400 आ रहा है। दोनों का योग 41 है और गुणा 400 है, तो -41 n की जगह हम लिख देंगे माइनस के 25n और माइनस के 16n। तो प्रकट करता है कि n स्क्वेयर -41n है, इसकी जगह आ जाएगा माइनस के 25n और माइनस के 16n प्लस में 400 और बराबर में 0। अब पहले दो पदों से एक संख्या कॉमन लेंगे और अंतिम दो पदों से एक संख्या कॉमन लेंगे। पहले दो पदों में हम देखें तो यहाँ से n कॉमन आएगा। n कॉमन लेंगे तो पहले पद में n की 2 घात है, एक घात को कॉमन ले लिया तो n की 1 घात बचेगी, आगे चिन्ह माइनस का। दूसरे पद में से हमने n को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 25, ब्रैकेट बंद। आगे हमें चिन्ह माइनस दे रखा है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं। अब आगे वाले दोनों पदों से यहाँ पे हम पहले ब्रैकेट में देखें तो n के गुणा में कोई भी संख्या नहीं है, तो n के गुणा में 16 है तो ये 16 कॉमन आ जाएगा। तो पहले पद से बचेगा n, प्लस चिन्ह है वो परिवर्तित हो जाएगा माइनस में। 400 में से 16 को हमने कॉमन ले लिया तो 400 में 16 का भाग देंगे तो ये आएंगे 25, या फिर हमने अभी देखा है कि 25 को 16 से गुणा करने पर 400 आ रहा है, तो 400 को हम 25 गुणा 16 लिख सकते हैं। 16 को कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 25 और बराबर में 0। अब हमारे पास दो ब्रैकेट बने, इन दोनों ब्रैकेटों के अंदर, दोनों पदों के अंदर ब्रैकेट है वो एक समान है, तो इस ब्रैकेट को हम कॉमन ले लेते हैं, समान है उसको। पहले पद से हमारे पास बचेगा n, आगे चिन्ह माइनस का, और दूसरे पद से ब्रैकेट के अलावा हमारे पास बचेगा 16 और बराबर में 0। अब दो ब्रैकेटों का गुणा 0 के बराबर है, ये तभी संभव है जब या तो पहला ब्रैकेट है n-25, इसकी जगह 0 आ जाए, या फिर जो दूसरा ब्रैकेट हमारे पास है n-16, उसकी जगह 0 आ जाए। पहले ब्रैकेट में n के माइनस में 25 है तो ये दूसरी तरफ प्लस में आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 25, या फिर जो दूसरा समीकरण हमने प्राप्त किया है n-16 बराबर 0, n के माइनस में 16 है तो ये दूसरी तरफ प्लस में आ जाएगा। तो n के दो मान आ गए 25 और 16। अब इनमें से हमें कौन सा लेना है, क्योंकि यहाँ पे जब पंक्ति वाइज हम देखें, पहली पंक्ति से दूसरी पंक्ति में लठों की संख्या कम हो रही है, फिर तीसरी पंक्ति में उससे एक कम हो रही है, चौथी पंक्ति में उससे एक कम हो रही है, तो लठों की संख्या है वो कम होती जा रही है। तो यहाँ पे 16 पंक्तियों का योग है, 16 पदों का योग है वो भी 200 आएगा, और 25 पदों का योग है वो भी 200 आएगा, क्योंकि एक समय के बाद में संख्याएं माइनस में आनी शुरू हो जाएंगी, तो लास्ट में जितनी संख्याएं प्लस की होंगी उतनी माइनस की आ जाएंगी, उनका योग है वो समान हो जाएगा। हमें यहाँ पे छोटी वाली संख्या है वो लेनी है, क्योंकि इसके बाद में जो संख्या है वो माइनस में आ जाएगी। अब संख्या अगर हमें दे रखी है तो वो तो माइनस में आ सकती है, लेकिन यहाँ पे लठों की संख्या है और लठों की संख्या माइनस में नहीं होगी, या तो 0 लठ होंगे
या फिर 0 से अधिक होंगे, उससे कम नहीं होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि यहाँ पंक्तियों में लट्ठे रखे जा रहे हैं, लट्ठे रखे जा रहे हैं जिनकी संख्या ऋणात्मक नहीं होगी, क्योंकि दोनों n के दोनों मान संभव है। दूसरा मान जो हमें n बराबर 25 दे रखा है, ये तभी संभव है जब लट्ठों की संख्या माइनस में हो, और लट्ठों की संख्या कभी भी माइनस में नहीं होगी। अतः 200 लट्ठे कुल 16 पंक्तियों में रखे जाएंगे, कुल 16 पंक्तियों में रखे जाएंगे। अब पंक्तियों की संख्या हमारे पास 16 आ गई, यानी कि n का मान 16 आ गया। अब हमें 16वीं पंक्ति में जो लट्ठे हैं उनकी संख्या ज्ञात करनी है। तो 16वीं पंक्ति में पहली पंक्ति में जो लट्ठे हैं उनको हमने A1 से लिखा है, दूसरी पंक्ति में लट्ठे हैं उनको A2 से लिखा है। तो 16वीं पंक्ति के लट्ठों को लिखा जाएगा A16 से, यानी कि n का मान ज्ञात करना है। और यहाँ पे जो n का मान है वो हमारे पास है 16। तो क्योंकि हम जानते हैं an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 गुना d, n की जगह 16 बराबर a का मान पहली पंक्ति में लट्ठे 20 प्लस n की जगह 16 माइनस 1 गुना d का मान -1। इसको हल करके 16वीं पंक्ति में लट्ठों की संख्या ज्ञात करते हैं। तो 20 प्लस 16 में से 1 घटाएंगे, 15 गुणा में -1, 16 को -1 से पहले गुणा करेंगे तो बराबर 20 प्लस को माइनस से गुणा करेंगे, -15 एकम 15, 20 में से 15 घटाएंगे, ये बचेंगे 5, यानी कि जो 16वीं पंक्ति है अंतिम पंक्ति उसमें 5 लट्ठे आएंगे। अभी हम चर्चा कर रहे थे कि 25 पदों का योग है वो भी 200 होगा और 16 पदों का योग है वो भी 200 होगा। तो यहाँ पे देखिए 16वीं पंक्ति में 5 लट्ठे हैं। अब आगे वाली प्रत्येक पद है वो एक कम होता जा रहा है, तो 16वां पद है वो हमारे पास 5 आ गया। 17वां पद निकालेंगे, इससे एक कम यानी कि 4 होगा। 18वां पद है वो इससे एक कम यानी कि 3 होगा। 19वां पद ये हो जाएगा 2, 20वां पद हो जाएगा 1, 21वां पद हो जाएगा 0, 22वां पद हो जाएगा इससे एक कम होगा तो 0 माइनस 1, 0 में से 1 घटाएंगे ये बचेंगे -1। फिर 23वां पद -1 है, इससे एक कम करेंगे यानी कि -1 करेंगे, दोनों माइनस की संख्या जोड़ी जाएंगी, 1 और 1 हो जाएंगे -2। 24वां पद है ये इससे एक कम होगा यानी कि -2 में से -1 करेंगे तो 2 और 1 हो जाएंगे -3, और 25वां पद हो जाएगा -4। अब हमने ये देखा है कि 16 पदों का योग कितना है, 200 है। अब ये आगे वाले जितने भी पद है ना इन सभी का योग 0 आएगा। प्लस वाली संख्या जोड़ें, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10, और माइनस वाली संख्याएं जोड़ें, 4 और 3 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10 यानी कि -10। अब 16 पदों तक इनका योग हो गया 200। अब 17, 18, 19, 20 और 21 इन पदों का योग आएगा 10। फिर उसके बाद में आगे वाले जो पद हैं 22, 23, 24, 25 इनका योग आएगा -10। +10 और -10 हो जाएंगे 0, यानी कि इन सब का योग है वो भी 200 + 0 यानी कि टोटल रहेगा 200। तो यहाँ पे 16 पदों का योग है वो भी 200 आएगा और 25 पदों का योग है वो भी 200 आएगा। अब अगर 25 पदों तक लिखें तो यहाँ पे संख्या माइनस में आ रही है, इसलिए यहाँ पे हमने जो छोटी संख्या है n का जो छोटा मान है वो लिया था। आगे इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी हुई है जो पहले आलू से 5 मीटर की दूरी पर है। यहाँ पे एक बाल्टी रख रखी है और यहाँ पे जो पहला आलू है उससे इसकी दूरी है वो 5 मीटर है, तथा अन्य आलुओं को एक सीधी रेखा में परस्पर 3 मीटर की दूरी पर रखा गया है। अब आगे वाले जितने भी आलू रखे गए हैं, जैसे यहाँ पे दूसरा आलू, यहाँ पे तीसरा, यहाँ पे चौथा, तो इनके बीच की जो दूरी है वो हमें दे रखी है, इन सभी के बीच की दूरी 3 मीटर। इस रेखा पर 10 आलू रखे गए हैं। यहाँ पे जो कुल आलू रखे गए हैं ना वो हमें दे रखे हैं 10। प्रत्येक प्रतियोगी बाल्टी से चलना प्रारंभ करती है।
अब प्रतियोगी क्या करेगा कि यहाँ से बाल्टी से यहाँ से शुरू करेगा चलना, निकटतम आलू को उठाती है, पहले ये आलू तक आएगी, यहाँ से आलू को उठाएगी और उठाकर वापस इस बाल्टी की तरफ दौड़ लगाकर इस बाल्टी में आलू डालेगी। फिर दूसरा आलू उठाने के लिए वापस दौड़ लगाती है। दूसरा आलू जब वो उठाएगी तो बाल्टी से शुरू करेगी, आलू तक जाएगी, वहां से आलू को उठा के वापस बाल्टी तक आके इस बाल्टी के अंदर आलू डालेगी। प्रत्येक आलू को उठाकर लाने में ये इस दूरी को 2 बार तय करेगी, उसे उठाकर वापस बाल्टी में डालती है और वह ऐसा तब तक करती रहती है जब तक सभी आलू बाल्टी में न आ जाएं। इसमें प्रतियोगी को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। अब देखिए हमें दे रखा है बाल्टी से पहले आलू की दूरी है कितनी, 5 मीटर। अब पहले आलू को उठाकर लाने में लगाई गई दौड़ या पहले आलू को लाने में तय की गई दूरी, पहले आलू को लाने में तय दूरी, इसको हम लिख देंगे A1 से। A1 बराबर पहले ये क्या करेगी, बाल्टी से 5 मीटर की दूरी पर है, ये 5 मीटर आलू तक आएगी और प्लस में फिर आलू से वापस बाल्टी तक जाएगी तो 5 मीटर की दूरी और तय कर लेगी, यानी कि 5 + 5 10 मीटर की दूरी तय करेगी। दूसरे आलू को लाने में तय दूरी, लाने में तय दूरी इसे हम लिखेंगे A2 से। अब दूसरे आलू को लाएगी तो बाल्टी से पहले आलू की दूरी 5 मीटर और फिर पहले आलू से दूसरे आलू के बीच की दूरी 3 मीटर, यानी कि ये 5 + 3 मीटर की दूरी चलेगी आलू तक और फिर 3 + 5 मीटर यानी कि 8 मीटर की दूरी ये वापस चल के आएगी। तो ये टोटल दूरी तय करेगी 5 + 3 + 3 + 5, इन सबको जोड़ेंगे तो ये टोटल दूरी हो जाएगी 16 मीटर। अब हम देखते हैं तीसरे आलू को लाने में तय दूरी, तीसरे आलू को लाने में तय दूरी A3 बराबर। अब तीसरे आलू को जब वो लाएगी तो यहाँ पे पहला आलू है, यहाँ पे दूसरा और यहाँ पे है तीसरा आलू। अब तीसरे आलू तक ये 5 मीटर की दूरी पहले आलू तक की, फिर 3 मीटर की दूरी दूसरे आलू तक और फिर 3 मीटर की दूरी तीसरे आलू तक, यानी कि टोटल दूरी हो गई 5 और 3 8, 8 और 3 11, 11 मीटर ये बाल्टी से आलू तक आएगी और 11 मीटर वापस आलू से बाल्टी तक जाएगी। ये टोटल दूरी हो जाएगी 5 + 3 + 3 + 3 + 3 + 5। अब इनको जोड़ेंगे ये टोटल दूरी हो जाएगी 22 मीटर। अब यहाँ पर पहले आलू को और दूसरे आलू को लाने में जो तय की गई दूरियां हैं उनके बीच का अंतर आ रहा है 6 मीटर और दूसरे आलू और तीसरे आलू को लाने में तय की गई दूरी है उनका अंतर भी हम देखें तो यहाँ पे 6 मीटर आ रहा है। अब क्योंकि सभी आलू हैं वो समान दूरी पर रखे गए हैं तो उनको लाने में जो तय की गई दूरियां होंगी वो हमेशा समांतर श्रेणी में होंगी। समांतर श्रेणी में होंगी तो हम समांतर श्रेणी के नियम से कुल कितनी दूरी तय की है वो ज्ञात कर सकते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, इसी प्रकार 10 आलुओं को ज्ञात करने की दूरियां लिखें और फिर उन सभी को हम क्या करें, जोड़ दें। तो यानी कि यहाँ पे योग ज्ञात करना है। सबसे पहले हम यहाँ पे ज्ञात कर लेते हैं सार्वयंतर। सार्वयंतर D बराबर होता है A2 - A1। A2 दूसरा पद है, 16 - A1 पहला पद है, यानी कि पहली जो दूरी है वो है 10 मीटर। 16 में से 10 घटाएंगे 6। हमें ज्ञात करना है कुल तय दूरी, कुल तय दूरी यानी कि इन सभी दूरियों का योग ज्ञात करना है जिसे हम लिखेंगे SN से। ये बराबर होता है N/2 ब्रैकेट में 2A + N - 1 गुणा D। अब N का मान कुल 10 आलुओं को लेके आना है तो कुल 10 दूरी तय करेगी वो, तो N का मान है वो यहाँ पे कितना है 10, तो S N की जगह 10 बराबर N की जगह 10/2 ब्रैकेट में 2 गुणा A, पहले आलू को लाने में तय की गई दूरी 10 + N 10 - 1 गुणा D का मान है वो है 6। आगे 10 में 2 का भाग देंगे 5 बार, 2 को 10 से गुणा करते हैं 20 + 10 में से 1 घटाएंगे 9 गुणा में 6, 5 ब्रैकेट के अंदर 20 प्लस पहले 9 का 6 से गुणा करते हैं 9 × 6 = 54। अब 20 में 54 जोड़ेंगे
तो 5 गुना 20 और 54 हो जाएंगे 74। 5 को 74 से गुणा करते हैं। पहले 5 का 4 से गुणा, 5 चौके 20, आशी लगी 2। 5 का 7 से गुणा, 7 पंजे 35 और 2 37। तो इन आलुओं को लाने में उसे कुल 370 मीटर की दूरी है वो तय करनी होगी। ये अपनी 5वीं प्रश्नावली है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आगे हम शुरू करेंगे प्रश्नावली नंबर 6, जिसका नाम है त्रिभुज। त्रिभुजों की समरूपता से संबंधित ये प्रश्नावली है। बहुत ही आसान प्रश्नावली है, इसको हम अगले वीडियो के अंदर पढ़ेंगे।